आप सभी लोग। तो आज हम लोग कुछ और 15 सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे काम करेंगे जो कि एनटीए ने जेईई मेंस में पूछे थे और कुछ उन्होंने अपलोड किए थे अपने अभ्यास टेस्ट में वो क्वेश्चंस, और कुछ प्रीवियस ईयर के मेडिकल के नीट के क्वेश्चंस हैं और जेईई मेंस के क्वेश्चन है, आईआईटी के क्वेश्चन है। उनका एक सिलेक्शन है 15 क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है या फिर इनका ऑप्शन ही अपने आप में एक क्वेश्चन जनरेट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट। पहला, साइज ऑफ बीई आपको जो दिया जा रहा है वो ये है, साइज ऑफ बीई इज स्मॉलर देन एमजी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा सेट करेक्ट है। तो बीई का साइज स्मॉलर देन, देखिए आप जानते ही हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, किसी फैमिली में डाउनवर्ड जाने पर एन बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। तो डेट मीन इसका मतलब है जो बेरिलियम है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा मैग्नीशियम। तो डेट मीन दिस वन इज करेक्ट। ये यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब सेकंड है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बीई इज ग्रेटर देन एन। अब देखिए एक दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो ये है कि बीई का आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हम अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो फर्स्ट की ही बात करते हैं, ठीक है, इज ग्रेटर देन एल के फर्स्ट आईई वैल्यू से। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 1s2 and 2s2। ये एक स्टेबल सेल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि यहां पर आएंगे 1s2 2s2 आपने डिफाइन किया, 2p6 आप यहां पर डिफाइन करते हैं, ठीक है, 3s2 आपने लिखा एंड 3p1, 13 है टोटल। तो आपके पास ये देखिए 10 हो गए और ये 3 हो गए, 13 हो गए। दो बातें यहां पर आती हैं, एक तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो सेल आईई का जो वैल्यू होता है, आईई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। तो आप जितनी दूरी बढ़ेगी, ठीक है, दूरी डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमारे लिए इजियर होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है, एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एल, मतलब हमारा पहला ऑप्शन भी करेक्ट था। दूसरा ऑप्शन, बोथ बी एंड एल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ये भी सही है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, लास्ट ऑप्शन जिसकी यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, बोथ बी एंड एल डज नॉट रिएक्ट विद, ये रिएक्ट होगा, डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, मतलब बेरिलियम का नाइट्राइड बनाता है, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनाता है। तो इन दोनों के नाइट्राइड पॉसिबल है, जबकि इसके हिसाब से ये रिएक्ट डज नॉट रिएक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए बी सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर ए पार्ट हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है कि बेरिलियम नाइट्रोजन से कंबाइन करके बेरिलियम का नाइट्राइड और एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनाता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है ऐसा नहीं होता है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहले 3 स्टेटमेंट करेक्ट थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। देखिए पोलर और नॉन पोलर को पहचानने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, ठीक है, मैंने ये कहा था, ये याद रखिएगा, अगर कोई स्पीसीज AB2 टाइप होती है, AB2, AB3, AB3, ठीक है, AB4, AB5, याद रख सकते हैं आप, AB6 और AB7, ठीक है, इस टाइप की अगर कोई स्पीसीज होती है, उनमें बॉन्डेड एटम मस्ट बी सिमिलर, तो ये डाइपोल मूवमेंट उसका 0 आएगा और स्पीसीज नॉन पोलर हो जाती है। ड्यू टू हैविंग रेगुलर स्ट्रक्चर, सिमेट्री होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये आपको बताया था। साथ में कुछ और भी मैंने आपको बताए थे, वो मैं फिर लिखता हूं, प्लस कुछ अलग से किए, AB2L3 जो कि लोन पेयर कंटेनिंग थे, एंड आपको दिया गया था AB4L2,
ये याद करके जाइएगा भाई साहब। वैसे लोन पेयर वाले केसेस जितने भी हैं वो पोलर होते हैं, लेकिन अगर केस AB2L3 होगा, AB4L2 होगा तो ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब हम यही चेक करते हैं, बस ध्यान रहे ऑल बॉन्डेड एटम मस्ट बी सिमिलर। अगर डिसिमिलर हुए तो ये नियम लागू नहीं होता है। आप यहां पे आएंगे, बोरॉन का BF3 का केस AB3 टाइप होगा। अब मैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर निकालना नहीं बताऊंगा, ये सब बहुत आसान सी बातें हैं, बार बार बॉन्डिंग करने से कुछ नहीं होगा। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर AB3 और डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या आएगा, 0 हो गया। 0 का मतलब आपका यहाँ पर नॉन पोलर हो गया, डाइपोल मोमेंट 0 नॉन पोलर। यहाँ पे आएंगे 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, दिस इज द AB4L टाइप। AB4L टाइप जो स्पीसीज होती है वो पोलर होती है, इट इज द पोलर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप यहाँ पे आएंगे, इस केस में आ गए AB4 टाइप है ये, AB4 टाइप कैसे, 4 बॉन्ड पेयर साफ दिख रहे हैं, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 में से 4 यूज हो गए वैलेंस शेल में, कुछ बचा नहीं, 0। डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर 0 आएगा, नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर निकल के आएगा। यहाँ पे आते हैं ना 4 बॉन्ड पेयर 4 रिमेनिंग रह गए वैलेंस शेल में, AB4L2 टाइप, AB4L2 डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, दिस इज द डिफरेंट केस, मैंने आपको बताया था, ठीक है, नॉन पोलर, इट बिकम नॉन पोलर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। ये एक अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो कुछ इस अंदाज में किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी भी क्लियर हो गई होगी। AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, ठीक है, कंटेनिंग स्पीसीज जो होती हैं, जो इस टाइप का पैटर्न रखती हैं, टाइप या पैटर्न, ठीक है, ऑल बॉन्डेड एटम मस्ट बी सिमिलर, ये ध्यान रखते हुए तो वो स्पीसीज हमारी सिमेट्रिक होती है और उसके वेक्टर कैंसिल कर देते हैं, रिजल्टेंट उसका म्यू डाइपोल मोमेंट 0 आता है, स्पीसीज बिकम नॉन पोलर। क्लियर है? चलिए अगला आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2020 का है, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि काइनेटिक का क्वेश्चन है और इसमें कुछ विशेष है नहीं, सॉल्यूशन बड़ा क्लियर है भाई साहब। क्या क्लियर है? देखिए रिएक्टेंट डिसअपियर होता है, रिएक्टेंट जो है वो क्या होता है, वो डिसअपियर होता है, तो इसके लिए नेगेटिव यूज करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट डिसअपियर होता है। और हमको दे भी A, B और C के टर्म में रहे, प्रोडक्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट लिखेंगे भी नहीं, तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पर सॉल्व कर डालते हैं। देखिए माइनस जो रिएक्टेंट होते हैं आप उनको जो कोफिशिएंट होते हैं 1 अपॉन करके लिखते हैं, तो -1/2 D आपने लिखा, C की जगह N यूज किया जा रहा है तो आप NA/dt आप लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर से माइनस डिसअपियर हो रहा है 1/3 D NB/dt आपने ये लिखा, इज इक्वल टू, फिर से डिसअपियर हो रहा है -1/3/2, ठीक है, DNA/dt ये निकल के आएगा। अब करना कुछ नहीं है, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सा कहें तो DNA/dt आपने लिखा इज इक्वल टू 2/3 DNB/dt और आपने यहाँ पर लिखा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 DN आपने लिखा था C होगा ये, ठीक है, NC/dt। तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, देखिए 2/3 4/3 दिस इज द आंसर। तो ये कुछ है नहीं, ये सब मैंने बेसिक्स में आपको बताया था। काइनेटिक जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने आपको सिखाए थे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां पर आपको दिया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडरगो हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस का एक नियम है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने साल्ट की, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं कराई जा सकती है, ठीक है, नहीं कराई जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इनमें हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड थिंग क्या है, अभी पता कैसे चलेगा कि स्ट्रॉन्ग, बाकी हो सकता है
बाकी वीक एसिड वीक सल्फर 4 तरीके की कैटेगरी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना साल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट, वीक एसिड वीक बेस से बना साल्ट। 4 सेट होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और आपने डिफाइन किया वीक एसिड एंड वीक बेस। ये आता है। कौन सा नहीं लेंगे? ये नहीं लिया जाएगा, इनमें पॉसिबल है। अब ये कंफर्म कैसे होगा कि भाई यही वाला था? तो कुछ नहीं करना है। साल्ट में क्या होता है? कैटायन होता है, एनायन होता है। वाटर में H+ OH-, तो साल्ट का कैटायन वाटर के एनायन मतलब OH- से ऐड कर दीजिए, और साल्ट का एनायन वाटर के H+ से ऐड कर दीजिए। एसिड और बेस बन जाएगा। वीक और स्ट्रॉन्ग का तरीका आपको मैंने बताया था, ठीक है? कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेसिस है, जो मैंने आपको सिखाए थे। तो अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप यहां पे आएंगे Na, तो आपने डिफाइन किया Na+ आएगा, ठीक है, एंड Cl-। तो जब आप इसको वाटर के साथ लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? NaOH एंड HCl। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया? इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कह क्या रहे हैं? किसकी कराई जा सकती है? तो हम सिर्फ इस केस की करा सकते हैं, और वो है NH4Cl। NH4+ में वाटर जुड़ेगा तो OH हो जाएगा, एंड आप यहां पर लिखेंगे Cl तो HCl, ये निकल के आएगा। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हैंडल करते हैं। फिलहाल ये आंसर नहीं था आपका, ध्यान रखिएगा। ये आंसर ये था जो मैंने आपको बताया। मैंने जो लाइन बताई वो आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है। What is the valency of atom if successive ionization energy respectively 800, 900? एक बात समझना, हमसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हमको प्रोवाइड कराई गई हैं। क्या क्या? 800, 900, 925। तो बड़ा एक लिटिल बिट डिफरेंस है यहाँ पर। लेकिन अब जब आओगे सडन चेंज, यहाँ के बाद आपको एक हाई जंप देखने को मिलेगा। यहां से आप जब यहां तक जाते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है इस जगह पर, ठीक है, सडन हाई जंप इन एनर्जी मींस IE वैल्यू। और ये ध्यान रखना, जहां पर ये पहला जंप आपको सडन मिलेगा, जहां पर भी आपको पहला जंप सडन मिलेगा, उसका एक कारण होता है, रीजन, कि हमने वैलेंस सेल के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म कर लिए। अब हम एक नई सेल में इंटर कर रहे हैं। नई सेल मतलब इनर सेल, आउटर मोस्ट सेल खाली करा ली, अब इनर सेल में इंटर करेंगे। तो इनर सेल स्टेबल होती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वैलेंस सेल में जहां पर सडन जंप आता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is equal to first sudden jump in IE value, sudden jump in IE value। ये ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने ये निकल के आता है। तो बस यही था आंसर। दिस इज द आंसर। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है। जहां पर सडन जंप दिखता है, बस पहला। अब आप कहोगे आगे वाले में तो और ज्यादा है। नहीं, अब इतने भी बड़ी मामूद बनी है, ठीक है, कि और आगे जाके देख रहे हैं। पहला जंप ही हमको ये डिसाइड कर देता है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद ही ये सिचुएशन क्रिएट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है इनॉली फॉर्म ऑफ एसीटोन। देखो, किसी कीटो का इनॉल बनाओ या इनॉल का कीटो बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है। कीटो का इनॉल आप बनाएं या ना बनाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप ये जान लीजिए, जो भी सिग्मा पाई, और देखिए नंबर ऑफ आपने डिफाइन किया, नंबर ऑफ सिग्मा पाई, ठीक है, और लोन पेयर इन कीटो फॉर्म आपको दिया जा रहा है। कीटो फॉर्म, ठीक है, आपने ये डिफाइन किया, नंबर ऑफ पाई
पाई सिग्मा एंड लोन पेयर जो होते हैं कीटो फॉर्म में इज इक्वल टू इनॉल फॉर्म। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। कुछ लोग बनाने चले जाते हैं, क्वेश्चन आईआईटी का है, मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पर, आप देखेंगे शॉर्ट पेपर में तो आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कुछ विशेष करने के लिए नहीं होता। तो कीटो इनॉल, आप एसीटोन कह रहे हैं, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, आप यहाँ पे चेक करेंगे, सिग्मा निकालेंगे, ठीक है, 3 6 7 8 9 सिग्मा, ठीक है, आप पाई निकालेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, आप लोन पेयर निकालेंगे तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, वो निकल के आएंगे। तो ये सिग्मा पाई और लोन पेयर हो गए हमारे सामने। 9 सिग्मा, ठीक है, 9 सिग्मा आपको दे रहे हैं, 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर, दिस इज द आंसर। इसका इनॉल बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी हार्दिक इच्छा है कि नहीं हम इनॉल बनाएंगे, हमसे कहा गया है, तो इनॉल जब आप बनाएंगे तो ये बनेगा CH3, ठीक है, OH डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है। इनॉल बनाने का तरीका क्या होता है जरा वो भी सीख लीजिए। आपने यहां से H उठाया और यहां पे लगा दिया, ये डबल बॉन्ड यहां ले आए, इनॉल बन गया। काउंट करोगे सेम आएगा। तो आप इनॉल का कीटो बनाएं या कीटो का इनॉल बनाएं या ना बनाएं, नंबर ऑफ सिग्मा पाई लोन पेयर कम्स आउट टू बी सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एक और जेईई मेंस का बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम 0.1 NaOH will neutralize 10 ml 1 फॉस्फोनिक एसिड। अच्छा, खेल कुछ और नहीं था यहाँ पर, खेल सिर्फ एक बात का था, फॉस्फोनिक एसिड होता क्या है, ठीक है, फॉस्फोनिक एसिड। अगर ये नाम नहीं आता, ये कई बार नाम, ये इससे पहले भी नीट में आया है, इस नाम से नीट में क्वेश्चन आया है। फॉस्फोनिक एसिड मतलब H3PO3 ये था, ठीक है। और H3PO3 मतलब फॉस्फोरस एसिड, इसे आप फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं, फॉस्फोरस एसिड। और एक बात मैं बताऊं आपको, ये नहीं भी पता होता तो भी आंसर आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी है, और नॉर्मेलिटी में वी डोंट नीड कन्वर्जन फैक्टर, वी डोंट नीड वैलेंस फैक्टर। तो यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ, आपने किया किसका, फॉस्फोनिक एसिड, जो एसिड है वो लिख दिया। तो आप यहां पर किसके टर्म में, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, आप ये अप्लाई करेंगे। इसका क्या है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 10, यहां पर आपको नॉर्मेलिटी 0.1 दे रहे हैं, वॉल्यूम आपको बताना है, कैंसिल हो जाएगा, 10 ml आंसर आ जाएगा। तो देखो है कुछ नहीं, सिर्फ नाम में उलझाया गया था और कुछ नहीं था। अगर वो चाहते तो मोलैरिटी देते, तब कन्वर्जन फैक्टर पर अच्छा क्वेश्चन बनता, तब क्वेश्चन में वेटेज होता। फिलहाल ये ना करके उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की है, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था। क्योंकि अगर नॉर्मेलिटी के टर्म में देते हैं तो वी डोंट नीड वैलेंस फैक्टर, या जो मैं कन्वर्जन फैक्टर नेम यूज करता था उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती। आई थिंक इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का। व्हेन S इज द फॉर्म ऑफ एसिड इज हीटेड एट 900 केल्विन, द इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक fall by 29%। ध्यान रखिएगा, S8 आप ले रहे हैं, हीट करते हैं, इनिशियल प्रेशर उसका ये है, इसका मतलब है जिस कंडीशन पे आपने लिया है उस समय S8 गैस फॉर्म में होगा। 29 fall by 29% एट इक्विलिब्रियम, दिस इज बिकॉज ऑफ S8 कन्वर्टेड इनटू S2। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, S8 जो है ध्यान रखिएगा कन्वर्ट हो रहा है S2 में, 4 टाइम्स लिखा जाएगा। आपने 1 लिया एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, ये 1 लिया उस समय ये 0 रहा होगा। आप बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आप डिफाइन करोगे 1 माइनस x लिखा तो ये 4x हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था डायरेक्ट मत लिखा करो, ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे तो फंसोगे। अब x क्या है 29%, बात समझ में आ गया। तो यहां पर क्या आएगा, x हमारा 29 मतलब 0.29, और यहां पर ये 0.29 हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, आप जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4
4 इंटू 0.29 ये निकल के आएगा। अब आपको बस ये रखना है, सॉल्व करना है, केपी निकालना है तो केपी निकाल डालिए, आपको केपी फाइंड आउट करना है। नाउ केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ S8। तो आपके सामने ये प्रेशर के टर्म में वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे 0.29 रखिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये वैल्यू निकालिएगा, सॉल्व करिएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपको एज इट इज मिल सकता है। इसके लिए आपको देख के जाना होगा, अगर पहले से नहीं लगा के गए हो तो ये क्वेश्चन लगाना आपके लिए एग्जाम में मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन तगड़ी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का। राइट डाउन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2। अब देखिए मैंने आपको SN2 का यहाँ पर ऑर्डर एक्चुअल में मिसिंग हो गया, यहाँ पर SN2 का ऑर्डर पूछा जा रहा है। अब आप जरा एक बात देखना यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर SN2 जो होती है, SN2 ठीक है, मतलब फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन फॉर्म TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म। और ये फेवर टू स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की स्पीसीज जो होगी वो फेवर करती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो फेवर करेगी। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट एक और है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवरेबल फॉर SN2, ध्यान रखिएगा, ये फेवरेबल होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो फेवर करेंगे। विड्रॉइंग ग्रुप कैसे हो गए? विड्रॉइंग ग्रुप मतलब -I और -M वाले, ये विड्रॉइंग होते हैं। अगर ऐसे ग्रुप लगे हैं तो वो SN2 को फेवर करेंगे। देखो दो बातें, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, बैक साइड से अप्रोच करता है न्यूक्लियोफाइल। SN2 में हमारे पास, मैंने आपको बताया था, SN2 में बैक साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल। क्राउड कम, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेज आपको दिख रही है, ठीक है, ये स्टेज आपको दिख रही है, सभी का ऑर्थो खुला हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए क्राउड है, तो ये थोड़ा कम फेवर करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ पर भी 2 लगे हैं, यहाँ पर भी 2 लगे हैं, लेकिन ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है। ये मेटा पोजीशन पे लगे हैं, तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I वर्क करता है। क्या वर्क करता है? -I। जबकि अगर आप पैरा पोजीशन पे देखें तो -I एंड -M दोनों काम करता है, यहाँ पे -I वर्क करता है। सिमिलर ऐसे यहाँ पर चेक करोगे तो सबसे आगे कौन आएगा? अब हम लिखते हैं आंसर, ठीक है, सबसे आगे ज्यादा -I -M, स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, ये भी है, तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा, और थर्ड के बाद आएगा सेकंड, और सेकंड के बाद आएगा फोर्थ। ऑप्शन में ये मिसिंग हो गया है, ऑपरेटर ने टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक की, ऑप्शन नहीं दिए थे, सिर्फ ऐसे ही लिख दिया। अब आप समझ सकते हैं, ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया। अच्छा क्वेश्चन है। SN2 रिएक्शन के लिए खास बात मैंने आपको जो बताई वो बात ये है कि SN2 रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, क्राउड कम होना चाहिए, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होना चाहिए। मोर स्टेरिकली हिंडर्ड स्पीसीज में SN2 के होने के चांसेस कम होते हैं। TS बनता है, ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज होता है, विड्रॉइंग वाले उसको स्टेबलाइज करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, वहां पर आप कार्बोकेटाइन से चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। आपको दिया जा रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, लास्ट टाइम नीट में आया था, उससे पहले IIT में आया था, उससे पहले जेईई मेंस में भी क्वेश्चन ये आया, स्टेट एंट्रेंस में भी आया। द वैन डर वाल कांस्टेंट A फॉर द गैसेस O2, N2, NH3CH4 आर दिस द गैस विच कैन बी लिक्विफाइड मोस्ट इजीली। ध्यान रखना, अगर किसी गैस का A ज्यादा है, अगर किसी गैस का A ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा उसका आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब करीब लाना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और उसका एक्सटेंट ऑफ इजीली लिक्विफिकेशन का जो एक्सटेंट होगा, लिक्विफेक्शन का जो एक्सटेंट होगा वो भी ज्यादा होगा। तो जिसका A ज्यादा, ठीक है, आप ये कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ
लिक्विफैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। आपको बस यही चेक करना है, जिसका ए ज्यादा वो इजीली लिक्विफिएबल होगी। और वही गैस अगर हम एड्सॉर्प्शन के एक्सटेंट की बात करें, सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन में चले जाएं, तो जहां पर ए ज्यादा वहां एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, इजीली होगा, क्योंकि वो गैस आसानी से लिक्विफिएबल होती है। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा आपको ये मिल रहा है 4170, और वो किसका है? अमोनिया का। नाउ दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुका है। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक का केस है। दिस इज द केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये स्पीसीज क्या है? ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का केस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन सेम है, 8 to 10, 9 1 10, 12 2 लेस हो गया 10, 11 1 लेस 10 हो गया। और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहें, इसे ट्रिक ही कहेंगे। मोर नेगेटिव मोर रेडिया, मोर रेडिया। जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा रेडिया होगा यहाँ पर। तो जरा देखिएगा, O2 माइनस F माइनस प्लस जितना होगा उतना रेडिया कम होगा। नाउ दिस इज द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल ई में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि चेंज करके पूछा जाए। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। द इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट एज द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर राइज 10 to 100 डिग्री सेल्सियस। मैं सब सीधा तरीका बताता हूं इसमें काम करने के लिए। न्यू रेट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे आप कहोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 to पावर टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, आपने ये डिफाइन किया, मल्टीप्लाइड बाई अर्लियर रेट। ठीक है, अब है क्या करने के लिए? कुछ भी नहीं रह गया आपके लिए करने के लिए। आपने टेम्परेचर डिफरेंस निकाला, कितना? 100 माइनस 10 90, ठीक है, 2 to पावर 90 अपॉन 10, 2 to पावर 9 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 512 आंसर आ जाएगा। बस शर्त ये है कि ये जरूर होना चाहिए डबल, या तो ये डबल लिखा हो या टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया हो, वरना नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, अगर उन्होंने ट्रिपल कहा तो यहाँ 3 लिखोगे, फिर टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने काइनेटिक पढ़ाते वक्त ये बात आपको बताई थी, तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, समझ में आ गया होगा, ट्रिक अभी आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेईई मेंस में देखिए, आपको मैंने हर वो बात बताई है तो जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं। कहने का मतलब, विच ऑक्साइड आर फॉर्मिंग हीटिंग लिथियम सोडियम पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ। ठीक है, आपने लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम। मैंने जब एल्कली मेटल पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, O2 आपने लिया यहां पर भी, O2 आपने लिया यहां पर भी, और O2 यहां पर लिया आपने। आप ले एक्सेस में रहे हो, ठीक है, तो अब लिख नहीं रहा हूं एक्सेस में, बट आप ये जान लीजिए कि आपने एक्सेस में कंसीडर किया है। तो जब ये बनाएंगे तो ये सिर्फ ऑक्साइड बना सकता है, ये यहां पर परऑक्साइड बना सकता है। पहले तो ऑक्साइड बनेगा, बाद में परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, मैंने आपको इसका कॉज कैटायन की होल्डिंग पावर बताई थी। लिथियम हाई चार्ज डेंसिटी रखता है, अपने ऑक्साइड आयन को फर्दर किसी से बॉन्ड बनाने नहीं देता है ताकि वो जाके बॉन्ड बना पाए। ऐसा सोडियम नहीं कर पाता, ऐसा पोटेशियम नहीं कर पाता। तो साइज बड़ा होने से चार्ज डेंसिटी कम होने लगती है। तो आपने ये डिफाइन किया, ये था ऑक्साइड, ये था ऑक्साइड, ये है परऑक्साइड, और ये है दिस वन इज सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहां पर अगर लिमिटेड रखेंगे तो दे ऑल फॉर्म कैपेबल टू फॉर्म ऑक्साइड। क्लियर है? आंसर समझ में आ गया होगा। क्या होगा? Li2O Na2O नहीं, Li2O Na2O2 ये भी नहीं, आपका ही आएगा Li2O Na2O2 KO2। दिस इज द फर्स्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको लेड नाइट्रेट का, जेईई मेंस का ये भी क्वेश्चन है इस साल का, और मैंने लेड नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट आपको बताया था, क्योंकि यही एक हीटिंग इफेक्ट है लेड का जो काफी इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। आप इसे हीट करते हैं, PbO में कन्वर्ट हो गया और NO2 देगा।
NO2 यहाँ पर देता है। बैलेंस करो या ना करो, तेल लेने जाए उसका कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन आप ये जरूर जान लो कि ये जो गैस होती है दिस इज द ब्राउन कलर गैस। मैंने इस गैस का आपको कलर भी बताया था, ठीक है। अब इस गैस की खास बात क्या है, अगर आप इसे कूल करेंगे, ठीक है, NO2 ऑन कूलिंग कलर बिकम N2O4, ठीक है, और इट बिकम कलरलेस, ये हो जाती है कलरलेस, ध्यान रखिएगा, कलरलेस। फिर क्या कहा गया, बी ऑन कूलिंग गिव अ कलरलेस सॉलिड सी। इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी सिखाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस बी ऑन रिएक्शन विद NO, ये जो गैस बी थी इसी की बात कर रहे हैं। बी ब्राउन कलर की गैस जो थी, विद NO फॉर्म सॉलिड ब्लू सॉलिड, डी आपने लिखा NO2 विद NO कंबाइन करेगा N2O3, पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट, समझे भाई साहब। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी धुआं निकल जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हें रिएक्शन नहीं आती है, तुम क्या सोचते हो सीधे सीधे पूछेंगे? नहीं, रिएक्शन बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन का अपना एक अलग लेवल होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप चेक करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे +3 निकल के आएगा। नाउ दिस इज द आंसर। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। चलिए लास्ट क्वेश्चन जेईई मेंस का एक और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाता हूं तो मैं ग्राफ जरूर बताता हूं, स्टार्टिंग में आपको जरूर याद होगा, और उसमें मैंने ये बताया था एट इक्विलिब्रियम रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड। वो कह रहे हैं कौन सा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई आपको इतना तो मैं बता ही चुका हूं, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, RF इज इक्वल टू RB होता है। क्या यहाँ पे है? नहीं। क्या यहाँ पर है? हाँ, यहाँ पे RF RB के बराबर है। ये आंसर हो गया। नीचे वाले अपनी इच्छा के लिए देख लीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो ये हो गया जो मैंने आपको बताया। तो समझ में आ गया होगा आपको मैंने जो 15 क्वेश्चन बताए क्या आ रहा है एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अपने को बैलेंस करके जाइएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चंस वही आते हैं जो हमेशा से आते रहे हैं, जो क्लास में आपको बताए गए हैं। अब सिचुएशन ऐसी रही कि जो आपने वहां पर किया उसके बाद से हमारा आपका गैप हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो जहां तक पॉसिबल था वो आपकी मदद की गई। सारा कुछ क्लास के जैसा माहौल ऑनलाइन नहीं चलाया जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपका काम नहीं रोका गया। सिचुएशन को देखते हुए आपका काम बढ़ाया गया, हर तरीके से आपको टाइम एक्सटेंड करके भी आपको चीजें बताई गई। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको प्रिपेयर करिए, लगे रहिए। नेक्स्ट वीडियो भी इसके बाद आपको मिलेगा जिसमें और 15 क्वेश्चन मैं डालने वाला हूं। ठीक है, तो इतना ही करते हैं।